रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें। चले जी, आज हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक करना है 18वीं तरमीम के ऊपर, क्योंकि सीएसएस में पिछले 10-12 साल से एक इंतहाई अहम टॉपिक है। और इसमें अगर हम देखें तो पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, इसी तरह पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 में इस पे सवाल आते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का जो पेपर होता है वहां पे भी ये टॉपिक जो है वो कॉमन है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। आपके साथ मैंने स्क्रीन शेयरिंग भी की है जी। 18वीं तरमीम जो है ये पाकिस्तान के आइन की सबसे लेंथीएस्ट और सबसे सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट इसको कहा जाता है। ये जो आईनी तरमीम है इसका किया था लोअर हाउस में, वोटिंग आए थे। 16 अप्रैल को सेनेट ने इसको प्रूव किया था, और 20 अप्रैल को प्रेसिडेंट ने इसको जो था वो उसको फाइनल किया। यानी आपको पता है पाकिस्तान में कोई भी कानून जो होता है पार्लियामेंट के जरिए से, तो फाइनली प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन करता है, उसको ब्लॉक नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर नहीं होती। तो उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने इस पर साइन किए थे। 18वीं तरमीम जो है ये पाकिस्तान के आइन के 34% को इसने चेंज किया। यानी ये आप कह लें कि एक बहुत डिटेल्ड अमेंडमेंट है, और 104 आर्टिकल जो थे उसमें चेंज हुए। तो कहा यह जाता है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ कि प्रेसिडेंट ने बाय विल जो है पावर्स जो थी वो प्रेसिडेंट हाउस से प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट की तरफ जो थी वो ट्रांसफर की। अच्छा जी, तो ये जो अमेंडमेंट थी दिस वाज द आउटकम ऑफ द एक्सटेंसिव पॉलिटिकल नेगोशिएशन एंड कंसेंसस बिल्डिंग। इस पे तकरीबन 2 साल तक काम होता रहा जनाब, और डिफरेंट जो पार्टी थी, स्टेक होल्डर्स थे उस वक्त पाकिस्तान में, जो बड़ी सियासी जमातें थी, उन सब ने मिलकर इस पे काम किया, और 2 साल के तवील अरसे के बाद इसकी ड्राफ्टिंग हुई, और फाइनली जो था फिर इसको पार्लियामेंट में जो था वो पेश किया गया। 18वीं तरमीम के बारे में ये मीम की थी 17th अमेंडमेंट, ये उसका रिवर्सल था, और इसका बुनियादी मकसद ये था कि पाकिस्तान में जो मिलिट्री रूलर ने एक सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम इन्फोर्स किया था, उसको खत्म करके पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है उसको बहाल किया गया, और प्रेसिडेंट से जो पावर्स थी वो प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट को ट्रांसफर की गई। इसी तरह इसमें डेमोक्रेटिक गवर्नेंस और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का भी कॉन्सेप्ट हमें मिलता है। तो ये जनाब एक बुनियादी इसका कॉन्सेप्ट था। आगे चल के मैं मजीद इसके ऊपर आपको बताता हूँ। जी, पाकिस्तान में आपको पता है परवेज मुशर्रफ का जो रूलिंग पीरियड था वो तकरीबन 1 डेकेड तक की रहा, और उसमें जो आपकी पार्लियामेंट थी वो वैसी हंग पार्लियामेंट बन चुकी थी, प्राइम मिनिस्टर जो था वो पपिट था। तो ये जनाब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियन जो थे उन्होंने इस तरमीम के हवाले से यूनिटी और मेचोरिटी का जो है वो एक डेमोन्स्ट्रेट किया। इससे पहले 2007 में एक मिसाक जमहूरियत भी हुआ था, आई थिंक लंदन या दुबई में। उसके अंदर ये कहा जाता है कि ये तय हुआ था कि अगर नेक्स्ट मुल्क में इलेक्शन होते हैं और तो पार्लियामेंट्री या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होगी कि पाकिस्तान के आइन को जो है उसे 18वीं तरमीम जो है वो पाकिस्तान को बहाल करना, लोगों के बुनियादी हकूक को महफूज बनाना,
पाकिस्तान की पार्लियामेंट को मजबूत करना और गवर्नेंस को बेहतर करना जो था वो शामिल है। सो दैट ये भी हमने देखा कि जब से पाकिस्तान बना है तो उस वक्त से लेकर आज तक पाकिस्तान में जो गैर जमहूरी ताकतें इक़्तिदार में रही हैं या बैक एंड के ऊपर भी रही हैं, उन्होंने हमेशा इक़्तिदार जो है उसको अपनी गिरफ्त में रखने के लिए जो है वो कोशिशें की हैं। लेकिन भुट्टो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने मुल्क में जो था वो पार्लियामेंट्री और एक बैलेंस्ड कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको दिया। लेकिन बाद में फिर वही, जब भुट्टो के बाद भी पाकिस्तान में आपको पता है 2 मिलिट्री रूलर्स आए हैं, तो 18th अमेंडमेंट्स के ऊपर हम आज बात करें। 18वीं तरमीम आज का हमारा कुछ है, ठीक है। एक टग ऑफ वॉर चलती रही है पाकिस्तान के अंदर जमहूरी हुकूमतों के दरमियान, और जब मिलिट्री ने टेक ओवर किया तो ये तमाम अमेंडमेंट्स जो है वो आगे चल के मैं इसमें आपको बैकएंड के ऊपर भी बताता हूँ। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देख लें। अच्छा जी, अब ये देखिए कि पाकिस्तान में अगर तारीख उठा के देखें तो जब भी आई है पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को यानी वफाकी हुकूमत को ताकतवर बनाने की कोशिश की है। अयूब खान आए तो उन्होंने एक तो कॉन्स्टिट्यूशन को रिवोक कर दिया था, उन्होंने एक नया आइन बनाया। उसके बाद उन्होंने एक सो कॉल्ड बेसिक डेमोक्रेसी का एक फॉर्मेट बनाया था, एक ऐसा मॉडल जो कि प्रेसिडेंट को जो है वो इनडायरेक्ट वे से जो है वो सेलेक्ट करे। और 1965 के जो सदारती इंतखाबात हुए थे, उसमें पाकिस्तान के अवाम को वोट डालने का राइट फातिमा जना और अयूब खान में से किसी एक को सिलेक्ट करना था। तो जनाब सदर अयूब जो थे वो पहलेरियन रूल का और तमाम इख्तियार जो है वो एक ही शख्स के पास रहे, तो यहाँ से एक सिलसिला शुरू हो गया। उसके बाद 71 में जो था वो, हम जी वॉइस बताइएगा अब्दान। जी अब बताइए, वॉइस क्लियर है? अच्छा, तो मैं ये बता रहा हूँ कि उसके बाद 71 में पाकिस्तान जो था वो दो पार्ट्स डिवाइड हो गया। मशरकी पाकिस्तान जो था पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को, और आपको 1977 में जनरल जियाउल हक जो थे उन्होंने मार्शल लॉ लगाया, करवाई थी 8वीं तरमीम 1985 के अंदर। ये पहला स्टेप था पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंट को ट्रांसफर की गई। 8वीं तरमीम जो थी उसने जो था वो प्रेसिडेंट को एम्पावर किया कि वो प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है, जो कि उन्होंने किया भी था जुनेजो को। इसके अलावा 58(2)(b का जो प्रिंसिपल है ये इंट्रोड्यूस करवाया गया। 58(2)(b का मतलब ये है कि सदर जो है यूनिलैटरली विदाउट एनी कंसेंसस वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है। ये पाकिस्तान के अंदर एक कहने के एक ब्लैक आर्टिकल जिसको कहा जाता है, जिसने आगे चल के पाकिस्तान के अंदर जो है वो 4 जो मुंतखब हुकूमतें थी उनको खत्म भी किया। सो दैट जनरल जिया जो थे उन सारे इख्तियारात जो थे 8वीं तरमीम के तहत वो प्रेसिडेंट को ट्रांसफर हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल मिलिट्री की अपॉइंटमेंट्स है, वो सारे इख्तियारात उनके पास चले गए। 8वीं तरमीम के तहत यही इख्तियारात सूबों में गवर्नर्स के पास चले गए। तो जनाब
8वीं तरमीम जो थी उसने पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया। फिर उसके बाद एक और तरमीम आई थी, 13वीं तरमीम। 13वीं तरमीम बिल्कुल इसी तरह से है जैसे 18वीं तरमीम है। और ये नवाज शरीफ की जब हुकूमत आई थी 1997 में, तो जनाब उन्होंने जनरल जिया की जो 8वीं तरमीम थी उसको और तमाम पावर की गई और इसकी असल शक्ल में बहाल किया गया। लेकिन ये सिलसिला आगे चल के फिर रुक जाता है। ये सिलसिला आगे चल के फिर रुका जी। एक मिनट वेट कीजिएगा, मुझे प्लेसमेंट चेंज करने अभी। हाँ बताइए रे, आवाज आ रही है? चलें ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि 13वीं तरमीम जो थी वो नवाज शरीफ साहब ने की। उन्होंने 8वीं तरमीम को रिवर्स किया। लेकिन आपको पता है 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ जो थे उन्होंने टेक ओवर किया और उसके बाद उन्होंने 17th अमेंडमेंट्स जो थी इंट्रोड्यूस करवाई। ये अमेंडमेंट्स बिल्कुल 8वीं तरमीम के तहत थी और उसमें भी सारी पावर्स जो थी वो प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट को ट्रांसफर हो गई और पाकिस्तान अगेन दैट एक अथॉरिटेरियन और एक सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ जो था वो मूव कर गया। अब ये देखें कि परवेज मुशर्रफ का जो मॉडल था 17वीं तरमीम के तहत, इसमें तमाम एग्जेक्टिव पावर जो थी वो सदर के पास चली गई, पार्लियामेंट्स जो थी वो उसको वीक कर दिया गया, जुडिशरी के जो इख्तियार थे उसको भी लिमिटेड कर दिया गया, सूबों की जो प्रोविंशियल अथॉरिटीज थी उनके राइट्स को भी गवर्नर्स के थ्रू जो था वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। पाकिस्तान में आज़ादियाँ और जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं उनको भी एरोड किया गया। इससे पाकिस्तान में बलोच नेशनलिस्ट जो मूवमेंट थी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई। सो दैट मुशर्रफ 2008 तक जो था वो पाकिस्तान के इक़्तिदार में रहा और यूं पाकिस्तान जो था वो एक अथॉरिटेरियन मॉडल की बेस के ऊपर जो था उसको चलाया गया। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि जनाब आपको पता है 2008 में जो थे वो पाकिस्तान में इलेक्शन हुए और यूं पाकिस्तान
पीपल्स पार्टी जो थी उसने एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाई, राइट। और जिसमें उनका जो मेन अलाई था वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग थी, और इसके साथ साथ जमीयत उलमा इस्लाम और बाकी कुछ सियासी जमातें थी, उन्होंने मिलकर हुकूमत बनाई थी। तो फिर ये तय हुआ कि जनाब ये जो मुशर्रफ का 17th अमेंडमेंट्स का जो तरमीम थी उसको दोबारा से रिवर्स किया जाए, और ये उस पर काम स्टार्ट हुआ। और मेरे ख्याल से जो कमेटी बनाई गई थी 18वीं तरमीम के ऊपर, उसके जो हेड थे वो रजा रबानी थे। रजा रबानी इज वन ऑफ माय फेवरेट पॉलिटिशियन, और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और पार्लियामेंट की सुपरमेसी के लिए बहुत ज्यादा काम किया है, और पीपल्स पार्टी में हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी के अंदर उनका नाम आता है। अच्छा, उस कमेटी के अंदर सरताज अजीज भी थे, और इसी तरह ये जो इसहाक डार हैं, काफी लोग थे जिन्होंने 2 साल तक इस पे काम किया। और फिर बाद में ये तरमीम जो थी वो उसकी जो अप्रूवल थी फिर पार्लियामेंट के जरिए से वो अप्रूव किया गया। ये है इसके बेसिक एक्सपेक्ट्स क्या है। सबसे पहला तो एक्सपेक्ट ये है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर टू दी प्रोविंसेस। 18वीं तरमीम जो है ये मरकज से पावर्स को ट्रांसफर करती है टूवर्ड्स द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यानी जो सूबे हैं उनकी अथॉरिटी को, उनकी पावर्स को रिस्टोर करती है, जो कि इससे पहले 17वीं तरमीम के तहत जो है जिसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जैसे हेल्थ, एजुकेशन और एग्रीकल्चर का शोबा है, ये सारी पावर जो है वो सूबों को ट्रांसफर की गई। अच्छा, इस तरमीम में जो था वो खैबर पख्तूनख्वा का नाम जो है वो रखा गया, यानी उससे पहले जो नाम था NWFP, इसको चेंज किया गया। ये 18वीं तरमीम में हुआ था। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस को जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का नाम दिया गया, जिससे उनकी कल्चरल आइडेंटिटी और उनकी जो रीजनल एस्पायरेशन है उसको रिस्टोर किया गया। अच्छा, इसमें ये भी है कि अबॉलिशमेंट ऑफ द कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट का मतलब ही होता है कि वो एरिया ऑफ लेजिस्लेशन जो कि सूबों और मरकज दोनों की कंसेंसस के साथ होता है। तो जनाब इसमें जो कंकरेंट लिस्ट थी उसको भी कम किया गया, और सूबों को जो है वो लेजिस्लेशन के हवाले से इख्तियारात दिए गए। अगली जो हेडिंग है उसमें जरा डिटेल से आ जाएगा। 18वीं तरमीम जो है उसमें ये कहा जाता है कि तकरीबन कोई कंकरेंट लिस्ट में से 16 जो मिनिस्ट्रीज थी, 16 वजारतें जो कि पहले फेडरल गवर्नमेंट्स के पास थी, जैसे हेल्थ का शोबा है, इसी तरह आप कह लें कि आपका एजुकेशन का डिपार्टमेंट है। 15 जो वजारतें हैं वो ट्रांसफर कर दी गई थी मरकज से सूबों की तरफ, यानी सूबों को जो है वो लेजिस्लेशन के हवाले से और इख्तियारात के हवाले से पहले से कहीं ज्यादा जो है वो एम्पावर किया गया। अच्छा, 18वीं तरमीम में कहा यह जाता है जो सेनेट है उसके रोल और अथॉरिटी को भी जो है वो NWFP जो पुराना नाम है, ठीक है, तो नया नाम जो है 18वीं तरमीम में इसका KPK रखा गया, खैबर पख्तूनख्वा। इज इट क्लियर? अच्छा, 18वीं तरमीम में सेनेट को भी ताकतवर बनाया गया, यानी फेडरल अपॉइंटमेंट जो होती हैं जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ऑडिटर जनरल है, उनकी अप्रूवल जो है वो सेनेट के साथ मुंसलिक की गई, ठीक है। और इसी तरह सेनेटर गेन एडिशनल पावर टू रिव्यू एंड अप्रूव द सर्टेन टाइप्स ऑफ द लेजिस्लेशन। वैसे आपको पता है पाकिस्तान में जो लोअर हाउस होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन सेनेट को इस वजह से भी स्ट्रांग किया गया कि जनाब सेनेट जो है वो पाकिस्तान में जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, ठीक है, उसको इंश्योर करता है। तो इस वजह से सेनेट के इख्तियारात को भी जो है वो बढ़ा दिया गया। जी, यहां तक समझ आ गए? आगे चलें।
ओके चले, मुझे अगली स्लाइड शेयर करने दें। अच्छा जी, 18वीं तरमीम के अंदर एक तो ये था कि स्ट्रेंथनिंग द फंडामेंटल राइट्स। पाकिस्तान में जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं उसको जो है वो मजीद प्रोटेक्ट किया गया। इसी तरह जो एजुकेशन का राइट है, जैसे 5 साल से लेकर 16 साल की उम्र तक, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी करार दिया गया कि वो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो 5 से 16 साल की उम्र तक के लिए जो है वो तालीम फराहम करेगी। लेकिन इसमें 100% तो हमें चीज नजर नहीं आती, लेकिन इसमें इसको जो है वो ऐड किया गया। अच्छा, इसी तरह क्रिएशन ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, ये भी जो है वो एक इदारा जो था उसको बनाया गया ताकि पाकिस्तान में जो मरकज और सूबों के दरमियान इकोनॉमिक प्लानिंग और जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं उस हवाले से जो है वो कोऑर्डिनेट कर सके। राइट, ये बहुत जरूरी था क्योंकि बहुत सारे मामला के अंदर आपको पता है जब पॉलिसी मेकिंग होती है, इकोनॉमिक प्लानिंग, उस पे सूबों के भी रिजर्व आते हैं, एलिगेशन आते हैं, समटाइम्स उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट्स के कुछ इतराजात होते हैं, तो उसको बेहतर करने के लिए जो था वो एक इदारा जो था वो बनाया गया। अच्छा, चेंज इन दी प्रेसिडेंट पावर्स, 18वीं तरमीम में जो सदर के इख्तियारात हैं उसको महदूद कर दिया गया। ठीक है, और सदर जो है वो 1973 के आइन के तहत उसके पावर्स जो थी और उसको लिमिटेड कर दिया गया, और उसका ओहदा जो है वो एक सेरिमोनियल स्टेटस में जो था वो शिफ्ट हो गया। और पाकिस्तान में जो रियल एग्जेक्टिव अथॉरिटी थी वो प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट जो थी उसको करार दिया गया। अच्छा, इसी तरह इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज थी 18वीं तरमीम में, वो रिमूवल ऑफ आर्टिकल 59 नहीं है, सॉरी गलती से लिखा गया, ये 58(2) भी है। मुशर्रफ ने भी, आपको पता है, इस आर्टिकल को बहाल कर दिया था। तो जनाब 18वीं तरमीम में फिर क्या हुआ कि सदर के पास जो पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने का एक यूनिलैटरल पावर थी उसको खत्म कर दिया गया, और इसका मकसद ये था कि पाकिस्तान को जो है शिफ्ट किया जाए टूवर्ड्स द पार्लियामेंट्री स्टेबिलिटी और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की तरफ, ताकि कोई भी प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व ना कर सके। अच्छा, एक्सटेंडेड द प्राइम मिनिस्टर टर्म्स। अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई थी कि पाकिस्तान में वजीर आजम, 2 दफा वजीर आजम बनने पर जो पाबंदी थी उसको हटा दिया गया। ठीक है, यानी कोई भी शख्स 2 से ज्यादा मरतबा वजीर आजम बन सकता है। ठीक है, इस तरमीम के अंदर ये चेंज किया गया। इससे पहले ये था कि पाकिस्तान में कोई भी शख्स जो है वो 2 से ज्यादा मरतबा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। और इसके बारे में कहा जाता है कि उस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी, ये उन्होंने डिमांड की थी ताकि 2013 या अगले जो भी इलेक्शन होंगे उसमें नवाज शरीफ के वजीर आजम बनने की जो राह है उसको हमवार किया जाए। तो इस वजह से इसके अंदर ये भी एक क्लॉज जो थी उसको ऐड कर दिया गया था। जी, अब हम आते हैं सिग्निफिकेंस के ऊपर। इस पे बहुत दफा सवाल आ चुका है। पाकिस्तान में जो 18वीं तरमीम है ये, हाँ जी, अब तो ऐसे ही है, 2 दफा से ज्यादा का मतलब है कि उससे ज्यादा मरतबा बन सकता है। और अब तो चांस भी शायद यही लग रहे हैं कि मियाँ साहब जो हैं वो 4th टाइम जो है, लेकिन मुझे लग रहा है कि नवाज शरीफ शायद वजीर आजम ना बने, शायद वो बैकेंड के ऊपर रहे। शहबाज शरीफ को बनाया जा सकता है, या उनकी फैमिली में से किसी को जो है वो वजीर आजम बनाया जा सकता है, लेकिन ये भी 50-50% है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो पॉलिटिकल एटीट्यूड है वो यही होता है कि जनाब इख्तियारात और पावर जो है वो हर शख्स ये चाहता है पार्टी के अंदर वो उसके कंट्रोल में रहे। तो मियाँ साहब भी कुछ इसी मूड में शायद फिलहाल तो लग रहा है कि वो वजीर आजम बनेंगे, लेकिन अगेन दैट उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ उस तरह से वर्किंग रिलेशन इतनी अच्छी नहीं है, खासकर जो पिछला टन्योर गया है एज कम्पेयर टू शहबाज शरीफ। तो हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट उन्हें थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर सकती है कि आप प्राइम मिनिस्टर ना बने, आप बैक एंड के ऊपर मामला को देख लें और फ्रंट फुट के ऊपर जो है, फ्रंट के ऊपर जो है वो शहबाज शरीफ को ले आए। ऐसा पॉसिबल हो सकता है।
बहरहाल जब जितनी देर तक इलेक्शन नहीं होते, आपने अपने घर वालों को कहना है कि वो रोजाना बिरयानी पकाएं, ठीक है, ताकि आपका वोट जो है ना वो वेस्ट ना हो। गॉट इट। अपनी अपनी मदर्स को कहना है कि वो आपको रोज बिरयानी खिलाएं। अच्छा, अभी मैं सवालों के जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मैं टॉपिक पढ़ा लूं। लास्ट में आप सवाल कीजिएगा, जब मैं माइक ऑन करूंगा फिर आप थ्रू वॉइस कीजिएगा। अच्छा, एक तो ये कि पाकिस्तान में जो फेडरेशन है, ठीक है, उसको रीइंफोर्स किया गया है। पाकिस्तान में जो सूबाई खुद मुख्तारी है उसको भी जो है वो स्ट्रेंथन किया गया है। मैंने आपको बताया कि 15 वजारतें जो हैं वो मरकज से सूबों को ट्रांसफर की गई हैं। तो लिहाजा जो सूबे हैं 18वीं तरमीम के बाद वो कानून साजी में और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी में जो है वो पहले से ज्यादा हमें ताकतवर दिखाई देते हैं। स्क्रीन शो हो रही है? अच्छा, सिग्निफिकेंस में कुछ और चीजें भी हम डिस्कस कर लें। एक तो ये है कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसको भी इम्पावर किया गया है, ठीक है। और आपकी जो नेशनल असेंबली है उसको क्या किया गया है, एक अथॉरिटेरियन रूल से बाहर निकाला गया है। और अब आप देख लें कि पार्लियामेंट को आप डिसॉल्व नहीं कर सकते। उसके बाद दो हुकूमतें आई हैं पाकिस्तान में 2008 से 13 तक, और इसी तरह 2013 से 2018 तक। तो इन पार्लियामेंट्स ने अपनी टर्म्स को पूरा किया है, यानी 5 साल पूरे किए हैं। ठीक हो गया। तो पार्लियामेंट्स जो है उसकी जो प्रेस्टीज है उस वो बहाल हुई है और वो पहले से ज्यादा ताकतवर हुई है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एनएफसी बोर्ड 18वीं तरमीम के तहत जो है वो सूबों के जो मालियाती इख्तियारात हैं, शेयर है, उसको बढ़ा दिया गया है। और आपको पता है कि पहले जो था वो शेयर कम था, लेकिन 18वीं तरमीम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो टैक्स आता है 7% जो है वो, और 43% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा। तो ये इसमें सूबों का जो फाइनेंशियल शेयर है उसको बढ़ाया गया है। 18वीं तरमीम का एक सिग्निफिकेंस ये भी है कि इसमें लोकल बॉडीज का जो सिस्टम है, आर्टिकल 140A उसको रिटेन्ड किया गया है, ताकि सूबे जो हैं वो हर 4 साल के बाद जो है वो इलेक्शन करवाएं और इख्तियारात जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट्स को जो है वो ट्रांसफर करें। अच्छा, इसकी अहमियत में एक और इम्पॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज द लिमिट द कैबिनेट साइज। आपको पता है पाकिस्तान में जो हुकूमतें बनती हैं और वहां पे फिर जो कैबिनेट बनती है उसका साइज बहुत बड़ा होता है, जिससे आपके मुल्क के जो नेशनल फाइनेंस है उसके ऊपर बर्डन आता है। तो इस तरमीम में जो है वो आपकी जो कैबिनेट साइज है वो उसकी एक परसेंटेज मुकर्रर की गई है। यानी आपकी जो फेडरल कैबिनेट होगी वो टोटल मेंबर्स का 11% होगी, यानी सेनेट और नेशनल असेंबली के टोटल मेंबर जो कि 446 बनते हैं उनको मिलाकर 11% होगी, यानी 50 से ज्यादा आपकी कैबिनेट का साइज नहीं होगा। इसी तरह सूबों में भी कैबिनेट का साइज जो है वो 15%, जो वहाँ की जो प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स की तादाद है उसका 15% से जायद नहीं होगा। सो दैट इट आल्सो इंश्योर दी पार्लियामेंट सॉवरेनिटी। 18वीं तरमीम के जरिए से जो है वो आर्टिकल 52 भी जो है उसको रिवोक किया गया, और उसके नतीजे में प्रेसिडेंट से ये इख्तियार ले लिया गया कि वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सके। तो उसके नतीजे में पाकिस्तान में जो पार्लियामेंट की जो खुद मुख्तारी है वो बहाल की गई। इसके साथ साथ कंसोलिडेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, 18वीं तरमीम में एक और इम्पोर्टेंट काम हुआ
कि जो इलेक्शन कमिश्नर है उसकी जो ओहदा है उसकी मुद्दत को बढ़ा दिया गया, 3 साल से 5 साल तक कर दिया गया। और इसमें एक और चीज भी ऐड हुई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो नॉमिनेशन है वो कोई भी गवर्नमेंट जो कि उस वक्त इक़्तिदार में होगी और इसके साथ साथ जो अपोजिशन पार्टीज होगी उनके साथ मिलकर जो है वो क्या कहते हैं उसको नॉमिनेट किया जाएगा, ताकि बाद में रिगिंग का कोई एलिगेशन ना आए कि कोई पार्टी ये ना कहे कि जो इलेक्शन है उसको बाय पर्सन जो है उसको रिग्ड किया गया है। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, नेशनल कंसेंसस ऑन द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। 18वीं तरमीम में इस हवाले से भी ये अहमियत की हामिल है कि इसमें ये कहा गया है कि मुल्क के जो बड़े डैम्स होंगे उनकी कंस्ट्रक्शन के लिए सूबों की कंसेंट जो है वो लाजमी होगी। यानी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो यूनिलैटरली मुल्क के अंदर कोई बड़ा डैम जो है उसकी कंस्ट्रक्शन को इनिशिएट नहीं कर सकती, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है सूबों के दरमियान जो है वो पानी का जो मसला है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो इसी वजह से अगर फेडरल गवर्नमेंट कोई भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो उसको लॉन्च करना चाहती है तो उसमें सूबों की रजामंदी जो है या उनके साथ कंसल्ट करना जो है वो लाजमी है। इसमें केयर टेकर सेटअप के हवाले से भी अहमियत आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं कि जब पाकिस्तान में कोई भी पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी तो उसके बाद जो केयर टेकर सेटअप होगा उसमें जनाब जो अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी ये सब लोग मिलकर जो है वो प्राइम मिनिस्टर को जो है वो नॉमिनेट करेंगे, ठीक है, और उसके जरिए से फिर उसको जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा। और ताकि जो केयर टेकर सेटअप है वो न्यूट्रल वे से काम करे और उस पर जितनी भी सियासी जमातें हैं उनका उन पे एतमाद जो है वो कायम रहे। तो ये इसके अंदर, लेकिन ये सारी चीजें क्या कहे पाकिस्तान के अंदर हैं तो आइन के अंदर ये सारी चीजें, लेकिन हकीकतन ऐसा हमें नजर नहीं आ रहा। अब की बार तो बहुत ज्यादा इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि जी। चले आगे। अच्छा, नेशनल इमरजेंसी विद द प्रोविंशियल कंसेंट, ये तरमीम इस हवाले से भी अहमियत की हामिल है कि पाकिस्तान में मरकजी हुकूमत जो है वो किसी एक सूबे में या पूरे मुल्क में इमरजेंसी जो है वो सूबों की मर्जी के बगैर इन्फोर्स नहीं कर सकती। राइट, अगर मुल्की हालात में कोई खराबी आती है और सेंट्रल गवर्नमेंट किसी एक सूबे में या पूरे मुल्क में इमरजेंसी लगाना चाहती है तो उसके लिए जरूरी है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो जो सूबे हैं उनकी कंसेंट लाजमी लेगी। क्यों? कोई भी मरकजी हुकूमत किसी पॉलिटिकल बेस के ऊपर किसी सूबाई हुकूमत को सस्पेंड नहीं कर सकती, ठीक है, और वहां पे गवर्नर राज जो है वो नाफिज नहीं कर सकती। तो इससे पहले हमने देखा था कि 2007 में मुशर्रफ ने जो था वो मुल्क में इमरजेंसी नाफिज की थी, लेकिन उसका भी बुनियादी मकसद जो वकला की तहरीक थी उसको क्रश डाउन करना था। उससे बहुत सारे इंसानी हकूक जो थे वो पमाल भी किए गए। लेकिन अब 18वीं तरमीम में ये कहा गया है कि सूबों की मर्जी के बगैर जो है वो मुल्क में जो है वो इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती। अगला है जी 18th अमेंडमेंट, द बैलेंसिंग द फेडरेशन। द फर्स्ट वन इज एट द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर। 18वीं तरमीम जो है वो फेडरलिज्म को इस तरह से भी बैलेंस करती है कि इसमें पावर जो है उसको डिसेंट्रलाइज किया गया है और बहुत सारे इख्तियारात जो हैं वो मरकज से सूबों की तरफ जो है वो ट्रांसफर किए गए हैं। जैसे सेहत है, हेल्थ का शोबा है, लोकल गवर्नमेंट्स है, एग्रीकल्चर का शोबा है, इवन दैट के जो माइनिंग का भी डिपार्टमेंट है उसमें भी सूबों को ये राइट्स दिए गए हैं। ताकि इसका बुनियादी मकसद ये है कि जो सूबे हैं उनमें एक सेंस ऑफ ऑनरशिप क्रिएट की जाए और इसके साथ साथ सूबों के ऊपर जिम्मेदारी भी बढ़ाई जाए कि वो अपनी जुरिस्डिक्शंस के अंदर जो है वो गवर्नेंस को बेहतर करें, डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट को बेहतर करें और जो लोग हैं उनको बेहतर तरीके से जो है वो सर्व